बीएससी प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सहाचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, भुवनेश्वर जो एकांकीकार हैं, तांबे के कीड़े एकांकी की चर्चा हमने भाग प्रथम में की थी। आज भाग द्वितीय में उससे आगे की चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हैं, सुन रहे हैं। आपको विदित है, इस एकांकी में अनाउंसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, एक थका हुआ अफसर, पागल आया, एक रिक्शा कुली और कुछ आवाज़ें स्त्रियों की जो एक समाज का प्रतिनिधित्व, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती हैं। यह सब हमने पढ़ा है। आज इन्हीं पात्रों के साथ हम आगे बढ़ें। रिक्शा वाला घंटी बजाते हुए जैसे अभी जागा है। मसरूफ पति वहाँ दूर ऊनी बादलों में। रिक्शा वाला, हाँ, तुम भी वैसी ही बातें करते हो। अभी तो थके हुए अफसर ने उससे कहा कि यह अंधा कुआं नहीं है, यह रिक्शा है। मेरे रिक्शे में शीशे हैं। पागल आया ने मेरा एक शीशा तोड़ डाला। नहीं। परेशान रमड़ी, किससे कहा तुमने कि यहाँ कुआं है? रिक्शा वाला घंटी बजाते हुए, किसी से नहीं। मैं ज़रा कुछ सोचता हुआ सा बहुत थक गया था और सर्दी में कुछ सुन्न सा हो गया था। अभी मैंने ऐसा देखा, एक अफसर मेरे पास आया। वह थका हुआ था, बेहद थका हुआ। कुछ सोचकर वह भी शायद बेहोश हो गया। एक रमणी बोलती है, अच्छा आगे देखो। रिक्शे की घंटी बजती है। परेशान रमणी कहती है, तुम निर्मला के घर गए थे? निर्मला ने मेरे बारे में कुछ कहा था, मुझे पूछा। मसरूफ पति स्वप्न में जैसे बोल रहा हो। निर्मला ने कहा, निर्मला ने कुछ नहीं कहा। निर्मला ही तो बादलों में चली गई थी, तुमने सुना? निर्मला मुझे आज मालूम हुआ उन्हीं बादलों में रहती है। अनाउंसर ऑडिटोरियम से लपक कर झुनझुना बजा देती है। कुछ लड़के हंसते शोर मचा रहे हैं। थका हुआ अफसर, मैं अफसर हूँ लेकिन थक गया हूँ। जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए, अब सिर्फ उंगलियाँ चटकाता हूँ। कभी कभी मजाक भी चटका लेता हूँ। थका हुआ अफसर कहता है, अच्छा अब एक पहेली बूझो। ताली बजाकर पटु लहजे में, कॉलेज के बच्चों बूझो, क्या तुम ऐसी चिड़िया का नाम बता सकते हो जो उमड़ती निडर घटाओं के नीचे नाचती है, जिसके पर में 8 रंग होते हैं, पर जो कुत्ते की तरह भौंकती है? यहाँ पर थका हुआ अफसर जिसने की सारी व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए यहाँ पर उसको थका हुआ बताया गया है। और अब वह कितना इन चीज़ों में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने वाला बन गया है, वह स्वयं इस बात का अपना आकलन करते हुए बोलता है और पहेलियाँ बूझ रहा है कि उमड़ती निडर घटाओं के नीचे जो चिड़िया नाचती है, जिसके पर में 8 रंग होते हैं, पर जो कुत्ते की तरह भौंकती है। अर्थात हम सब जो उस व्यवस्थाओं के बीच में रहते हैं, वे सब किस प्रकार से अपना मत, अपने विचार, अपना व्यवहार, अपना जीवन जो 8 रंग के जीवन से रंगे हैं, लेकिन कुत्ते की तरह भौंकते हैं। अर्थात जानते हुए भी हम कर कुछ नहीं पाते, सिर्फ उसका बखान बर कर पाते हैं कि
इस तरह का हो रहा है, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से थका हुआ जो अफसर है, जिसने कि अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया है, वह अपनी बात को इस प्रकार से एक पहेली के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये हमें अपने स्तर पर ही समझना होगा। एक लड़का रुआंसा नहीं, क्योंकि वो उन बच्चों के बीच में ये सारी बातें कर रहा है, तो थका हुआ अफसर खुशी से तालियां पीटकर नाचने लगता है। तुम नहीं बता सकते, मैं जानता था, तो तुम नहीं बता सकोगे। मोर मोर मोर, तुम नहीं जानते मोर। एक लड़का कड़क कर, लेकिन मोर भौंकते कहाँ हैं? थका हुआ अफसर, यही तो भेद है। और नहीं, तुम बूझ न लेते। अर्थात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वह स्पष्ट रूप से तुम समझ नहीं पा रहे हो। नहीं तो जो मैं अगर स्पष्ट रूप से बोल देता, अगर आपके सामने सच्चाइयाँ स्पष्ट होकर मुखरित हो जाती, तब तुम पता नहीं लगा लेते कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, तुम किस व्यवस्थाओं के बीच में रह रहे हो। यही कहने का तात्पर्य है इसका कि यही तो भेद है। और नहीं, तुम बूझ न लेते, अर्थात समझ न लेते। और इसमें मजाक ही क्या था। अनाउंसर झुंझुना बजाती है, अब की वह हंसती नहीं है। परेशान रमणी, मुझे नहीं मालूम मैंने तुमसे क्यों शादी की। अनाउंसर झुंझुना टिकाकर फिर ऑडिटोरियम में आकर बैठ जाती है। परेशान रमणी का स्वर और लहजा फौरन बदलकर शायराना और डूबा डूबा सा हो जाता है। मेरी तरफ देखो, तुमने कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादल से निकलकर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। अर्थात मैं उस ऐसे स्थान पर, ऐसे विचारों पर, ऐसी व्यवस्थाओं पर, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर कि मुखरित नहीं हुआ जाता। मशरूफ़वती कहता है, मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं बहुत सी बातें देख लेता हूँ। बाद में मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैंने देखा है कोई भी खासकर तुम न देखो, और इसलिए जो मैं देख लेता हूँ उसे फ़ौरन तोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ। सोचना ही तो क्रांति को जन्म देता है, देखने सुनने से कुछ नहीं होता। यही बात यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो परेशान रमणी कहती है, क्यों, अगर मैं देख लूँगी तो क्या होगा? मशरूफ़वती बड़ी सहूलियत से बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सुनो। तुम सुन लोगी तो मेरा अंत हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह। रिक्शा की घंटी जोर से बजती है। परेशान रमणी कहती है, कोई डरे बिला डरे, क्यों, तुम हमेशा इस तरह की बातें क्यों सोचा करते हो? मशरूफ़वती, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूँ। तुमने ठीक कहा, देखो मैंने यह सुन लिया। पागल आया। पागल आया जिसने 250 पुस्तकें लिख रखी हैं, जैसा कि हमने पूर्व में उसका परिचय पढ़ा है। पागल आया दूर से, बाबा जान बाबा, बाबा मशालची बाबा, तुम खेलने बड़ी दूर चले जाते हो, तुम्हारे सूटर में कीड़े लग रहे हैं। पागल आया की आवाज़ से चौंक पड़ता है। मशरूफ़वती, नहीं, मुझे ज़रूर नाश करना चाहिए। मैं अपना डर दबा सकता हूँ, बहला सकता हूँ, भुला सकता हूँ, लेकिन मैं तो उसे उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है? संसार में भय के नाश करने का मतलब है संसार का नाश करना। एक अपनी मुखरित बात को मशरूफ़वती ने पहली बार बड़ी स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत किया है कि मैं अपना डर दबा सकता हूँ, बहला सकता हूँ, भुला सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे उखाड़ फेंकना चाहता हूँ, अर्थात भय मुक्त होना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है? संसार में भय के नाश करने का मतलब क्या संसार का नाश करना है? परेशान रमणी कहती है, लेकिन तुम भय पैदा ही क्यों करते हो? मालूम होता है तुम सिर्फ भय ही भय खाते हो, तुम मुझे कुछ बतलाते क्यों नहीं? अर्थात परेशान रमणी मशरूफ़वती की बातों को सुनकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, उसे उसका निराकरण करना चाहती है, और उस निराकरण के संदर्भ में ही वह कहती है कि तुम हमेशा भय ही क्यों खाते रहते हो?
अगर तुम अपनी बात को शेयर करोगे, अपनी बात को बताओगे, प्रस्तुत करोगे, लोगों के सामने स्पष्ट करोगे, तभी तो तुम भय से मुक्त हो पाओगे। तो मशरूफ पति हिकारत से हंसते हुए कहते हैं, तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा? तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, मुझे बराबर सृजन करना होगा। अर्थात ये जो बातें सामने आ रही हैं मशरूफ पति की, वह स्पष्ट करती हैं कि यदि हम भयमुक्त हो जाएंगे, किनसे? जो संसार के अंदर हम जीवन जी रहे हैं, उसमें हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम जी रहे हैं, उन सभी के अंदर यदि हम भयभीत हैं, तब हमें कुछ मिटाना ही होगा। क्योंकि बिना मिटाए, बिना नाश किए हम भय से मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक नया सृजन नहीं होता तब तक भी हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। मुझे बराबर सृजन करना होगा, क्योंकि जब कुछ नया करेंगे तभी तो हम जिस पुराने व्यवस्थाओं के अंदर भयभीत हैं, तभी तो हम उस भय को मिटा पाएंगे और नया सृजन होगा। और तब हमारी आत्मा और शरीर के मथने से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिस्ट वॉच की तरह रुक जाएगी। रिक्शे की घंटी फिर बजती है। परेशान रमणी फिर भी मशरूफ पति, नहीं, मुझे नाश करना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इस बेमानी और अनंत शुरुआत के खिलाफ। एक एक पत्री, एक एक शब्द और एक एक पत्थर के खिलाफ। एक बार की जोर से आवाज़ जैसे रिक्शा ढेर होने को होता है, अनाउंसर जल्दी से जाकर झुंझुना उठा लेती है, उसे बजाती भी है, लेकिन कोई असर नहीं होता। एक खासा गोलमाल हो जाता है। परेशान रमणी, मसरूफ़ पति, रिक्शे वाला सब एक साथ बोलते हैं, या बीच में पागल आया की भी आवाज़ वही मशालची बाबा पुकारती हुई दूर से सुनाई देती है। अनाउंसर गांग देती है, तब कहीं गोलमाल ख़त्म होता है। अर्थात बीच बीच में अनाउंसर के माध्यम से जो झुंझुना बजता है वह हमें एक प्रतीक है कि वह उस चेतना को, उन विचारों को, उन कठोरता के बीच की सीमाओं को तोड़ देना चाहती है। थका हुआ अफसर करता है कि मैं बेहद थका हुआ हूँ, मेरा रोम रोम चूर हो रहा है, और आपने इसे गिरा दिया और फिर मारा। मैं सीटी बजाता हूँ, देखता हूँ उसे बजा सकता हूँ कि नहीं। परेशान रमणी, यह देखता नहीं था और मैं हमेशा देखता हूँ। यह देखता नहीं था। मसरूफ़ पति, मैंने देखा और अपनी जीवन संगिनी से बताया। मैंने उसे समझाया कि मेरे लिए मिटाना और नाश करना कितना ज़रूरी है। मैंने उसे कायल कर दिया कि बिना नाश किए बनाया जा ही नहीं सकता। अनाउंसर हंसती है और झुंझुना बजाती है, क्योंकि यह अनाउंसर सर्वत्र चेतना फैलाने के लिए ही एक प्रतीकात्मक पात्र के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में हमें दिखाई दे रही है। और जब जब इस प्रकार की बातें होती हैं जहाँ पर कि परिवर्तन लाने की बातें हैं, तब तब वह झुंझुना हिलाती है। थका हुआ अफसर कहता है, तुमने ज़रूर समझा दिया होगा, और इस रिक्शे वाले का तुम नाश करना चाहते थे। तुमने क्या शब्द कहा था? मसरूफ़ पति, बदला हुआ स्वर, कौन? हम नहीं, हम। तुम हमको क्या समझते हो? हम क्या पागल हैं? यह आदमी देखता नहीं था, आगे देखकर नहीं गया, ठोकर लग गई, मैं नाश करता हूँ। अर्थात उसके सामने आने वाली बाधाओं का। रिक्शा वाला गर्व से, नहीं, हमको पीछे से ठोकर लगाई गई, मैंने रिक्शे के आईने में साफ देखा, शायद वह ठोकर अब तक आईने में दिखलाई दे रही हो। अर्थात यहाँ पर थका हुआ अफसर भी है, मसरूफ़ पति भी है और रिक्शा वाला भी है। ये सब परस्पर किस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं, और उस वार्ता से जो एसेंस, जो सार निकल रहा है, वह हमें समझ आ रहा है कि रिक्शा वाला ये कहता है कि आगे से नहीं मारी गई, अर्थात आगे से अगर हमें
ठेला जाता, टक्कर मारी जाती तो हम शायद उसका कुछ प्रतिकार कर पाते, उसका कुछ रिएक्शन कर पाते, लेकिन यहाँ पर तो पीछे से टक्कर लगी है, लेकिन वह मेरे आगे के सामने वाले आईने में कैद हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह रिक्शा वाला कहता है कि मैं जानता हूँ कि किसने पीछे से ठोकर मारी है। थका हुआ अफसर, मैं सीटी बजाऊँगा, मैं अपनी बाकी ताकत सीटी बजाने में सिर्फ कर दूँगा। परेशान रमणी मसरूफ पति, नहीं रुको, सीटी मत बजाओ, हमारी तरफ देखो। परेशान रमणी, मैं कभी कुछ पैदा नहीं करती। मसरूफ पति से, मैं हर वक्त सोते गाते देखता हूँ और रचता हूँ और कायम करता हूँ। परेशान रमणी कहती है, बात यह है कि हमारे पति बड़े मसरूफ़ रहते हैं। कभी कभी यह अपने दिमाग को आराम देने के लिए ऊट पटांग बातें करने लगते हैं, बिल्कुल पागल आया की तरह बात टालने की कोशिश में लग रही है। वह पागल आया को आपने देखा है, उसने 200 किताबें लिखी हैं, 250 नहीं 200 किताबें लिखी हैं। वह करती है, वह देखी नहीं है, वह सिर्फ ढूंढती है, वह यकीन माने सिर्फ ढूंढती है, न जाने क्या और कहाँ। और धीरे से कहती है, लेकिन मुझे डर है, वह तुमको ही ढूंढ रही है, तुमको ही ढूंढ रही है। अर्थात वह अफसर को अलर्ट करती है, एक चेतावनी देती है कि वह, जिसे हम पागल कहते हैं, वह सीटी बजाने वाले अफसर को ही ढूंढ रही है। अर्थात तुम कब तक हम लोगों को इस प्रकार से छलते रहोगे। मेरे पति ने तो जो बोला है, अपने पति को वह सेव कर रही है, बचा रही है, जिससे कि उसके ऊपर किसी अफसर की टेढ़ी नज़र न हो जाए, इसलिए वो बात टालने की कोशिश करती है और उस बात को पागल आया के ऊपर डालने का प्रयास कर रही है। थका हुआ अफसर कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने यह रिक्शा लिया, इस जाड़े पाले ओले में इसे दौड़ाया और फिर धीरे या लापरवाही से चलने पर अपनी ऊंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी। यह गिर गया, शायद इसका एक पैर ही बेकार हो गया। यह रचना और नाश करना दोनों है, अर्थात तुम स्वयं ही इस प्रकार का सृजन करते हो। वह एक तरह से आरोप लगा रहा है बड़े मीठे तरीके से कि तुम ही रचना करते हो और तुम ही नाश करते हो। तुमने एक रिक्शे का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए, अर्थात तुमने अपनी जो ये व्यवस्था हमने दी थी उसके बीच में तुमने ही इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को उत्तरदायी बना लिया है। मसरूफ़ पति, लेकिन मैंने ठोकर नहीं मारी, तुम यह कहोगे शायद। परेशान रमणी, मैंने मारी, यह देखता नहीं था। यह क्यों नहीं देखता? यह रोज़ नहाता क्यों नहीं है? ओह, यह बहुत गंदा है, गश्त सा खा जाता है। मसरूफ़ पति, अब तुमने देखा, देखने और न देखने वाले में क्या फ़र्क है? बहुत धीरे से, आओ हम इसकी सीटी का नाश कर डालें, क्योंकि यह सीटी बजाकर उस व्यवस्था को जिन लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है, जिसकी बागडोर इस प्रकार के अफसरों के हाथ में है, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा धीमा सा व्यंग करते हुए उस व्यवस्था के लिए वो कहती कि आओ हम इसकी सीटी का नाश कर डालें, क्योंकि ये सब जगह हमारी जो चैतन्यता है, हमारी जो जागरूकता है, या हमारा जो क्रंदन है, हमारी जो आवाज़ है, उस सब को अपने व्यवस्थाओं के अंदर उछाल कर, अपनी व्यवस्थाओं में उसे सीटी बजाकर उस अफसर जो इस व्यवस्था को चलाने का कार्य करते हैं उनको अलर्ट करने का कार्य कर देता है। इसलिए आओ हम इसकी सीटी का ही नाश कर दें, इस अफसर का नाश कर डालें जल्दी। आओ आओ सौदा कर लें, फिर मैं तुम्हें बादलों में रहने की इजाज़त दे दूंगा। मैं कभी संभालते हुए तुम्हारी रची हुई कोई चीज़ नाश नहीं करूंगा। थका हुआ अफसर टोक कर, यह क्या घुसपैठ कर रहे हो? आप जानती हैं कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सज़ा मिलती है जो जानवरों के साथ, खासकर सवारियों में जुतने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते हैं। फिर सीटी बजाता है। यहाँ पर फिर एक व्यंग्य हमारे सामने आता है कि ऐसे सवारियों में जुतने वाले जानवर, अर्थात जो रिक्शे वाला है, क्या वह जानवर है? यहाँ पर एक अप्रत्यक्ष रूप से थका हुआ अफसर
सवारियों में जुतने वाले जानवरों के साथ बेरहमी की तो कानून की बातें कर रहा है, लेकिन फिर आगे हम देखें परेशान रमणी गुस्से में, तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? यह रिक्शे वाला कोई बैल है या घोड़ा? अनाउंसर झुंझुना बजा देती है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसर जो चेतना का प्रतीक हो रही है वह परेशान रमणी की इस प्रकार की बातों को अपने स्तर का मानते हुए या क्रांति के स्वर को मुखरित होते हुए देखते हुए झुंझुना बजाती है। मशरूफ़पति जोशीली स्पीच में, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं मुल्कों से सुलह करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ लड़ूंगा, मैं कहर डालूंगा, देखो मैं क्या क्या करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा, मैं शहरों और पर्वतों को स्याही की बूंद की तरह नक्शे से पोंछ दूंगा। यह आदमी है, जानवर नहीं। यह रिक्शे वाला अंधा कुआं है, मेरी बीवी बादलों में रहती है, पागल आया हम सबको बचाएगी। पागल आया, पागल जोश में कहती है, आहा मिल गया बाबा, जान बाबा, मशालची बाबा मिल गया, लेकिन तुम घर से बहुत दूर निकल आए। तुम्हारा सूटर पागल आया और मसरूफ़पति दोनों सुबकने लगते हैं, जैसे वही दोनों मिल गए हों। मसरूफ़पति, पागल आया, परेशान रमणी, थका हुआ अफसर मर गया, रिक्शे वाले ने उसे मार डाला। अफसर मर गया, रिक्शे वाले ने उसे मार डाला। अफसर ने रिक्शे वाले को ठोकर लगाई थी, रिक्शे वाले ने अपने आईने से उसे मार डाला। यह जो सामने खड़ा है यह न थका हुआ है न अफसर। यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए मशरूफ़पति, पागल आया और परेशान रमणी तीनों का एक ही स्वर है जो वह देख पा रहे हैं। किस प्रकार श्रमिक वर्ग को अफसर ठोकर मारकर चलते हैं, वही अब जन चेतना का प्रतीक बनकर सामने आता है। इस प्रकार की सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब आगे थका हुआ अफसर, जैसे वह एक बार की सब भूल गया हो, मेरे अंदर घनी थकावट बस गई है, जैसे डूब रहा हो, जिस तरह एक अंधे कुएं में छटपटाता हुआ सा मरी हुई सूखी बिल्ली चमकीली वार्निश के टीन किताबों के वरक गिर पड़ता है। अर्थात थकान को वह श्रमिक वर्ग अपने क्रांति आक्रोश से जब प्रति उत्तर देता है, तब इस प्रकार के व्यवस्थापकों की स्थितियाँ बनती हैं। यह भी यहाँ पर सामने आया है। पागल आया जो है वह रिक्शे वाले से कितना अच्छा नाश किया, मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टेचू बनाएं, उसकी जाली ऑटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी कर दें। यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक स्थिति है कि श्रमिक मजदूर जो प्रतिक्रिया दे रहा है, थकी आया भी चैतन्यता का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। चिंतन की सघनता, क्रियाशीलता हेतु छटपटाहट है, परिवर्तन देखने की चाहत ने अब सब कुछ बदलने की ठान ली है। एक आवाज़ आती है, हमारी सबसे ताज़ी ईजाद कांच के सूटर। एक आवाज़ कहती है जो पूरे समाज का एक प्रतिनिधित्व है। ये आवाज़ें वो कहती है, हमारी सबसे ताज़ा ईजाद कांच के सूटर, इनको सिर्फ तांबे के कीड़े खा सकते हैं, क्योंकि कांच ही बोए गए हैं सर्वत्र, जो वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन दिखाई बहुत कुछ इस प्रकार से देता है कि जैसे समाज के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहा है, समाज की बहुत उन्नति हो रही है, बहुत प्रगति हो रही है। लेकिन अंततः वह कहती है, वो जो एक आवाज़ है जो प्रतिनिधित्व कर रही है पूरी व्यवस्थाओं, पूरे समाज का, तो वह कहती है कि हमने जो ईजाद किया है वह क्या है कि कांच का जो सूटर है उसमें क्या हो सकता है, उस कांच को सिर्फ तांबे के कीड़े खा सकते हैं। अर्थात जिसके अंदर क्रांति का तप होगा, जिसमें बदलने की चाहत होगी, ऐसा जो सशक्त माध्यम होगा वह कौन होगा? तांबे के कीड़े। और वह तांबे के कीड़े के रूप में ही उस कांच के सूटर को खा सकते हैं, उन व्यवस्थाओं पर चोट कर सकते हैं, उसे आमूलचूल परिवर्तन करके व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रतीकात्मक शैली के रूप में हम इस चीज़ को जान पाते हैं कि हमारी इससे भी ताज़ी ईजाद तांबे के कीड़े हैं। अब हमने ये ईजाद कर लिया है कि हमें अपने आप को
इतना सशक्त स्ट्रांग बनाना होगा तांबे के कीड़े के सदृश कि यह बुलाने से बोलता और हंसते हैं। तांबे के कीड़े, रोशनी हो जाती है, अनाउंसर इठलाती है। देखिए, जब एक आवाज़ अर्थात समाज के अंदर से जब क्रांति और परिवर्तन की इस्पाती आवाज़ आती है तब अनाउंसर इठलाती है, क्योंकि हमने देखा अनाउंसर जो है वह प्रतिनिधित्व कर रही है चैतन्यता का, चेतना का, पूरे समाज की चेतना का। तो वो कहती है, अनाउंसर इठलाती हुई हंस रही है, झुंझुना वह कमरबंद में अब अटका लेती है। अब उसको लगता है कि अब चेतना जागृत हो गई है, अब झुंझुना बजाने की आवश्यकता शायद न रहेगी। अनाउंसर, नहीं, अभी ख़त्म कहाँ हुआ, अभी तो 2 मिनट का एक नाच गाना और है ना। न जाने इस गाने के से अंत करने में नाटक लिखने वाले का क्या मतलब है। मेरी समझ से तो पूरे नाटक में ही कुछ हल नहीं होता। पूछे जाने पर नाटक लिखने वाला शायद कुछ ऐसा कहेगा कि ज़िंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, अर्थात जो लिखा जा रहा है वह ज़िंदगी का ही एक रूप है जो नाटक के एकांकी के रूप में है, और नाटक जो एकांकी है वह ज़िंदगी का ही एक दस्तावेज़ है। यानी लम्हे को मुकम्मिल करना, मुकम्मिल अर्थात वो जो हमने आरंभ किया है उसको संपूर्ण कर देना, उसको समाप्त कर देना। विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना, विरोध जो व्यवस्थाओं के प्रति है और उस विरोध के साथ विद्रोह भी है, उन सबको एक कर देना और उसमें एक केंद्रीय महत्व हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नज़र को उकसाए। अर्थात नाटक लिखने का जो मूल मकसद है वह अनाउंसर के माध्यम से, जिसने कि झुंझुना अब रख दिया है, उसके माध्यम से यहाँ पर लेखक, एकांकीकार भुवनेश्वर अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि नाटक और ज़िंदगी दोनों एक ही हैं। जो लिखा गया है वह ज़िंदगी का ही भाग है और जो ज़िंदगी है वह भी नाटक का एक भाग है। इसलिए उन दोनों को मिलाते हुए उसका केंद्रीय जो भाव है वह क्या है कि अब विरोध और विद्रोह को एक साथ करके उसको मिलाकर जो कुछ हासिल होगा वह चाहे फीका असर हो, लेकिन बुद्धि और विचार के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर वह चीज़ को भर देना, उस विषय को भर देना, उस चेतना को भर देना, उस नज़र को उकसा देना, यही मूल मकसद है। और आगे वो कहते हैं, लेकिन यह सब बेबात की बातें हैं। सभी न्यूराटिक इसी तरह की बातें करते हैं। एक न्यूराटिक मतलब नसों का से संबंधित जो एक पीड़ा है, जो एक विकार है, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में होता है तब वह इस प्रकार की पीड़ा से, इस प्रकार के विकारों से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक उस पीड़ा के पीछे की जो बातें हैं जिसने कि उसको न्यूरोटिक बीमारी दे दी है, क्योंकि पूरे समाज से जो मिला वह तनाव था और उस तनाव की अतिशयता में जब कुछ करना चाहते हैं और वो हो नहीं रहा है, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं चैतन्यता, चेतना स्थापित करने के लिए, जगाने के लिए, विचार और बुद्धि और नज़र को उकसाने के लिए, बहुत कुछ, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जब एक फीका सा ही असर दिखाई देता है तो तब तक मानसिक व्यथा, मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका होता है। लेखक यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है, सभी न्यूरोटिक इसी तरह की बातें करते हैं। लोग बाग हमेशा ऐसे लोगों को इस प्रकार की संज्ञा देने में हिचकते भी नहीं कि अरे ये तो न्यूरोटिक हो चुका। मेरी समझ में एक नाटक का लेखक न्यूरोटिक है, हमें जो रुचता नहीं, जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस न कहें तो क्या कहें। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट उसने अपनी बात को रख दिया लेखक ने कि
ऐसा वर्ग जो व्यवस्थाओं के इस ढर्रे को बदलना नहीं चाहता, जो परिवर्तन और सबको समान अवसर देना नहीं चाहता, वह लेखक कहता है कि जो झुनझुना, जो अनाउंसर है, वह अपनी बात को रख रही है। लेखक अनाउंसर के माध्यम से ही अपनी बात रख रहा है कि जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो क्या कहें, अर्थात हम उसको एक संज्ञा दे देते हैं, अच्छा ये बातें उठा रहा है, इस प्रकार की बातें करता है, उठपटांग करता है, व्यवस्थाओं की परिवर्तन और क्रांति और विरोध और बुद्धि और विचार और नज़र और उकसाने के और इस प्रकार के सारे काम करने के अंदर गतिशील है, कहीं ना कहीं यह न्यूरोटिक बीमारी से ग्रसित है। हम उसे एक अलग स्वरूप देकर किनारा करने लगते हैं। इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है, वह हमें खाम खां भरम में डाल रहा है। झुनझुना निकाल कर बजाती है और शर्माई हंसी हंसती है। शर्माई हंसी क्यों हंसती है? क्योंकि उसने अपने स्वयं का भी आकलन कर दिया है कि हमें क्या समझा जा रहा है, हम क्या हैं और हमें क्या समझा जा रहा है, हम क्या चाहते हैं और हमें क्या बनाया जा रहा है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शा वाला जो पैर में घुंघरू बांधे है, दर्शकों को जोकरों की तरह हंसाने की कोशिश कर रहा है, सर्कस के जोकरों की तरह न उपस्थित किया जाए। औरों के खड़े हो जाने पर वह आगे आकर अपना गाना और नाच शुरू कर देता है। गाना किसी भी बद्धी लय में गाया जा सकता है, क्योंकि जब जीवन ही विद्रूप है, जब जीवन की कोई लय नहीं है, जब जीवन के अंदर ही कोई सौंदर्य नहीं है, सर्वत्र सर्वहारा वाली स्थिति है, तब उसका जो नाच है, उसकी जो उछल कूद है, उसका जो गाना है, वह इसी प्रकार से प्रस्तुत होता है कि रिक्शे वाले का गीत बीवी बोले नाई कुंडा खोले नाई हमसे बोले नाई, सुरीली लय में उमड़ रही बरसात रे लहर में बीवी बोले नाई बोले नाई बोले नाही बोले नाही। इस प्रकार से बीवी बोले नाही करते हुए इस एकांकी का यहाँ पर अंत हो जाता है और अनाउंसर की स्थिति यहाँ पर अंत में बताई गई कि अनाउंसर लाल सिंदूर होकर हंसी से लोटपोट हो जाती है और बड़ी भली मालूम होती है। अर्थात यहाँ पर कवि ने जिस प्रकार से एक कल्पना की है और उस कल्पना के अंदर जो एक मूर्त भावना प्रस्तुत की है, वह बुद्धि के सामने एक विचार, एक थॉट, एक नज़र लाने का प्रयास है और इसीलिए अनाउंसर कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब कार्यों के लिए सफल महसूस करती है कि जो तुमने बुना था उस सूटर को, क्योंकि वह ऐसी व्यवस्थाएं जो बड़ी कोमल तुम्हें लगती थीं, तुमने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया था, क्योंकि तब तुम कमज़ोर थे। अब तुम फौलादी बन चुके हो, अब तुम इस प्रकार की क्रांति करने के लिए मशाल जगा चुके हो। अब तुमने अपना स्वरूप उस कांच के सूटर जो हमारे चारों तरफ बुन दिए गए, जिसे तुम अब समझ पाए हो, अब तुमने ईजाद कर लिया है, अब तुम सचेत हो गए हो, अब तुम जीवंत हो गए हो और तब अब तुम तांबे के कीड़े बन सकते हो, क्योंकि यह जो व्यवस्थाएं हैं, यह मशालची बाबा जो क्रांति के अग्रदूत हैं, उन्हें अपना सब कुछ त्यागना होता है और कांच के बीज जो हमारे सर्वत्र बोए गए, वह क्योंकि उसमें कोई कीड़ा लग नहीं सकता, वो ऐसे चकमकाते हुए जगमग करते हुए थे कि हमें उन व्यवस्थाओं के बीच में अपने आप को पहचानने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए यहाँ लेखक ने तांबे के कीड़े की बात कही है, जो बड़े ज्वलंत हैं, इस्पाती हैं,
परिवर्तन और क्रांति के अग्रदूत हैं और जो इन कांच के सूटर के लिए जरूरी हैं तांबे के कीड़े। यहीं पर ये एकांकी मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।